एआई ने डेवलपर के एक्सपीरियंस को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एज अ डेवलपर आप लोग यूज कर सकते हो एआई को टू कंट्रोल योर डैशबोर्ड फ्रॉम द बैकएंड। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को एक एआई पावर टू डू ऐप बनाकर दिखाई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या ये जो फ्रंट एंड के एआई बेस्ड एक्शंस हैं ये बैक एंड पर भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। और आज के इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक लॉग्ड इन डैशबोर्ड के अंदर जाकर एआई को लेवरेज करके उस डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और वो डैशबोर्ड आप लोगों को हेल्प करेगा आपके बैक एंड के एक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि एक नई Next.js प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं ये जो कमांड है Next.js की वेबसाइट से इसको एग्जीक्यूट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक नया Next.js प्रोजेक्ट बन जाएगा। वाई एंटर करूंगा, Next.js प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो एक मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या आप अपनी ऐप का नाम देना चाहते हो, तो मैं इसका नाम रखूँगा AI बैकएंड और मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ फिलहाल के लिए तो नहीं करूँगा। ESLint येस, टेलविंड येस, SRC नो, ऐप राउटर येस, टर्बो पैक येस, काफ़ी फास्ट हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर इम्पोर्ट एलियास को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहता। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये सारे ऑप्शंस चुने ये मेरी ऐप को बना रहा है। लेट्स वेट फॉर इट टू प्रोविजन। सो इसने यहाँ पर मेरे लिए AI बैकएंड के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर ओपन इन कोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर इसको खोलना चाहता हूँ। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है ओपन विद कोड का, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर शायद वो 2 बॉक्सेस टिक नहीं किए थे। बट कोई बात नहीं, मैं CD करूँगा इस AI बैकएंड वाले फोल्डर में और कोड डॉट यहाँ पर लिख दूंगा जिससे कि ये मेरा VS कोड में खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ VS कोड को ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से दिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ऐप है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैं टर्मिनल को सेपरेट ही रखूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में लिखूँगा npm run dev और npm run dev लिखते ही मेरी एक जो बेसिक एप्लीकेशन है वो मुझे खुलकर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ी बेसिक सी Next.js ऐप हमको मिल रही है। तो मैं एक काम करूँगा, एक बेसिक सा ब्लॉग बनाऊँगा। अब मैं बेसिक सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ नॉट दिस। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे कोपायलट किट की सहायता से हम लोग बैकएंड में AI का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ChatGPT पर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट अ ब्लॉग पेज यूजिंग Next.js एंड टेलविंड। आई एम यूजिंग Next.js 15। सो जस्ट इन केस अगर इसको Next.js 15 आता है तो ये मुझे Next.js 15 में देगा चीज़ें करके, वरना मैं तो डेवलपर हूँ यार, मैं कर ही लूँगा चीज़ें। और यहाँ पर create navbar.js which is responsive। ठीक है, तो यहाँ पर ये navbar मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इसको प्रॉम्प्ट में, बट यहाँ पर देखो इसने मुझे एक navbar बना कर दिया है। तो यहाँ पर ये मुझे navbar बना कर दे रहा है और ये जितनी देर में जनरेट कर रहा है मैं वेट कर लेता हूँ और ये जैसे ही जनरेट कर लेगा मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी फाइल्स में और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट्स करके फोल्डर बनेगा और इसके अंदर एक navbar.js बनेगा। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं अभी अपडेट नहीं करना चाहता VS कोड अपना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वेट कर रहा हूँ इसका, शायद ये कुछ बढ़िया मुझे navbar बना कर दे। मुझे एक्चुअली एक ब्लॉग पेज भी चाहिए। ठीक है, navbar अभी बना रहा है ये मेरे लिए, शायद ये कुछ कमाल करके मुझे दिखा रहा है। लेट्स वेट। ओके, सो वी कैन कॉपी दिस कोड नाउ। तो मैं इसको कॉपी करूंगा Ctrl+C करके और यहाँ पर आप देखो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा navbar को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये navbar यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर इसको फाइल को ऑटो सेव को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने page.js के अंदर इनफैक्ट layout.js के अंदर navbar लगा देंगे फॉर ऑल द पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर navbar और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ अपनी ऐप को देखते हैं कैसी दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरी ऐप है वो कह रहा है कि भाई ये यूज स्टेट क्या है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि Next.js 15 के अंदर आप लोगों को क्लाइंट कंपोनेंट अलग से मार्क करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे यूज़ क्लाइंट। अगर आप लोगों को नहीं आती Next.js तो आप फंस जाओगे यहीं पर। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ AI को यूज़ करके ऐप्स मत बनाओ। अब इसने लिंक के अंदर href को यूज़ कर लिया है डायरेक्टली और उसके अंदर A यूज़ कर लिया है, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करूँगा इसको A वालों को, राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हम मिटा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं बैक स्पेस लेकर जाऊँगा इस तरह से और अब देखो ये सही हो गया है। बट अगेन ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये जो क्लोजिंग A है इसका ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। सो हमें ये क्लोजिंग A हटाने पड़ेंगे। अब आप कहोगे कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, ये AI ने करी है गलती। ठीक है, बट ठीक है, मुझे पता है AI कुछ ढंग का बना के मुझे देने की कोशिश तो कर रहा है।
और यहाँ पर कुछ हो गई है गड़बड़। या तो आप खुद से फिक्स कर लो इसको, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप चैट जीपीटी को बता भी सकते हो। आप बोल सकते हो कि लिंक इन Next.js 15 इज यूज्ड लाइक दिस, फिक्स योर कोड। ठीक है, तो मैं इसको ये बोलूँगा तो ये कोड को फिक्स कर देगा। तो यहाँ पर देखो कि इसने बोला कि यूज़ ऑफ लिंक Next.js 15 में ऐसे होता है, तो ये देखो ये पूरा कोड यहाँ पर अभी रिप्लेस मार रहा है, और जैसे ये मार देगा मैं इसको कोड को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके फिर पेस्ट कर दूंगा। तो इसने फिक्स कर दिया, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा यहाँ पर क्लिक करके, और इसको अपने पूरे कोड को रिप्लेस कर दूंगा। हाँ, इसने यूज़ लाइन जो है दोबारा से नहीं लिखा है, बट ठीक है, मैंने यूज़ लाइन खुद से लिख लिया, और अब मैं देखता हूँ कि मेरी ऐप कैसी दिख रही है। हाँ, बढ़िया दिख रही है। ठीक है, तो इतना बड़ा बेसिक सा नैव बार मेरे लिए बना दिया है, और ये मेरा ब्लॉग है, मैं यहाँ पर कोड वेदारी लिख दूंगा। इसके बाद जो दूसरा काम मैं करने वाला हूँ वो है कि मैं एक डैशबोर्ड पेज बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा dashboard/page.js RAFCE ही नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी है। रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स आजा भाई, ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स, ये वाला हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप RAFCE लिखेंगे तो आप देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड लिख दिया है, और यहाँ पर आप देखो, मान लो मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड का बटन भी बना देता हूँ, बट ठीक है, आइडियली आप लोग एक बैकएंड के पीछे होंगे जब आप ये काम करोगे। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या कह रहा है कि हाइड्रेशन फेल्ड एंड हाँ ठीक हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डैशबोर्ड पेज बनाया है। अब मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक ब्लॉग पेज बना दूंगा, और इस ब्लॉग पेज को बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि एक डैशबोर्ड पेज बना दूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो कोपायलट किट को, ताकि आप लोग AI को यूज कर पाओ टू एडिट योर कोड एंड मेक चेंजेस डायरेक्टली टू योर बैकएंड। सो गाइस, ये वो ऐप है जो कि मैंने अभी बनाई है, और इस ऐप में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास कुछ ब्लॉग्स हैं जिसमें मैंने कुछ इमेजेस यूज़ की हुई हैं, हमने कुछ टाइटल्स और यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस यूज़ किए हुए हैं, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इसको खोलते हैं जैसे ब्लॉग को, तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। और ये इमेजेस मैंने कुछ APIs का इस्तेमाल करके जनरेट करी हैं, वो भी आपको बताऊँगा कैसे करी है मैंने। तो यहाँ पर ये कोड है इस ब्लॉग का, जिसमें कि मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी का काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर pixum.photos/ करके आप लिखते हो तो आप लोगों को यूनिक फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। ये पिक्सम की API को मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी हमारी ये ब्लॉग एप्लीकेशन है कि ब्लॉग आपका दिख जाता है। ये HTML है, आप कंटेंट इसमें डाल सकते हो, मैंने डाला नहीं है कंटेंट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये होम पेज है, और ये डायनामिकली इमेजेस जो है वो लोड हो रही हैं। एक API का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं स्लो भी है। पिक्सम की जो API है वो, वैसे आइडियली आप क्या करोगे, या तो डेटाबेस से निकालोगे इमेजेस, या कोई CDN यूज़ करोगे ताकि आपका ब्लॉग फास्टर लोड हो। ठीक है, इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा है। डैशबोर्ड क्या करता है कि आपको अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करो। आई नो दिस इज़ नॉट द बेस्ट एडिटर आउट देयर, बट अगर मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मैं सेव पर क्लिक करूँगा, मान लो मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, बैक स्पेस करूँगा, सेव पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके आप देखो ये अपडेट हो गया। जावास्क्रिप्ट से सिंक्रोनस नेचर इज़ ऑफन चैलेंजिंग, और यहाँ पर देखो ये कंटेंट अपडेट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर ए था। अब क्या है, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैसे AI के थ्रू आप इस डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोपायलट किट। तो कोपायलट किट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और कोपायलट किट AI में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे, और हम यहाँ पर बैकएंड एक्शंस देखेंगे। अब ये बैकएंड एक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम कोपायलट किट के क्विक स्टार्ट में जाएंगे और कोपायलट किट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये मेरा टर्मिनल है, कहाँ गया मेरा टर्मिनल, ये रहा मेरा टर्मिनल। ये मेरा टर्मिनल है जिसमें कि मेरी ये ऐप चल रही है, और यहाँ पर AI बैकएंड मेरी डायरेक्टरी खुली हुई है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले PNPM या NPM की सहायता से कोपायलट किट को इंस्टॉल करूँगा। मैंने इंस्टॉल किया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं लेआउट में ऐड करूँगा इसको। तो आपको क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट करना है अपने लेआउट में, ताकि सारे पेजेस पर ये आपका जो कोपायलट किट है वो अवेलेबल हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, फिर ये जो चिल्ड्रन है उसको रिप्लेस करूँगा ये कोपायलट किट के अंदर वाले चिल्ड्रन से, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनमें कोपायलट किट अवेलेबल होगा। और यहाँ पर मुझे अपनी कोपायलट किट की जो API की है वो डालनी पड़ेगी, बट अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि कोपायलट किट क्लाउड एक्चुअली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ होस्टिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी OpenAI की API की डालनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अपनी .env में डालूंगा। तो मेरी env फाइल ये रही, मैं इसमें डालूंगा, यहाँ पर अपनी API की मैं रिप्लेस कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, और मेरा layout.js जो है वो कहाँ गया,
हाँ, तो लेआउट डॉट जेएस यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये कोपायलट किट कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा। इस बार मुझे कोपायलट किट की एपीआई की नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोपायलट किट क्लाउड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, सेल्फ होस्टेड या कोपायलट किट क्लाउड। कोपायलट किट क्लाउड भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं सेल्फ होस्टिंग रखूँगा इसको, क्योंकि मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो क्या करेंगे, हम इसकी जो CSS है वो इंपोर्ट करेंगे लेआउट डॉट जेएस में, ठीक है। तो लेआउट में इसकी CSS को इंपोर्ट करेंगे ताकि इसकी CSS यहाँ पर हमारी इंपोर्ट हो जाए, ताकि स्टाइलिंग मिल जाए बॉक्स को। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कोपायलट पॉपअप का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इनके पास ना 4 तरह के कंपोनेंट्स है। कोपायलट पॉपअप एक है, कोपायलट साइड बार एक है, कोपायलट चैट भी एक है इनके पास। तो ये कोपायलट साइड बार क्या करता है, कुछ जिस तरह का साइड बार आपको दिखाता है। अगर आप कोपायलट चैट चाहते हैं तो इस तरह की चैट दिखाता है, बट कोपायलट पॉपअप हम लोग यूज़ करेंगे। तो कोपायलट पॉपअप में आप क्या करते हो, एक प्रॉम्प्ट देते हो। अब मुझे क्योंकि यूज़ करना है इसको डैशबोर्ड में, तो मैं क्या करूँगा, कोपायलट पॉपअप को लेकर जाऊँगा अपने डैशबोर्ड के पेज डॉट जेएस में। ये मेरा डैशबोर्ड कंपोनेंट है जिसको मैं अपने डैशबोर्ड के पेज पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बाकी सारे पेजेस बंद कर देता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। बाय द वे, मैं प्रिज्मा का भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रिज्मा का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं प्रिज्मा का भी बना दूंगा एक क्रैश कोर्स, ठीक है। तो ये लेआउट डॉट जेएस को बंद करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, या खुले रहने देता हूँ। मैंने कुछ सर्वर एक्शंस भी बनाए हैं, और ये जो मेरा डैशबोर्ड है आप देख सकते हो, इसमें मैंने इनिशियल पोस्ट को पॉपुलेट करा है इस डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब मुझे अपना कोपायलट पॉपअप चाहिए यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया और मैं इंपोर्ट करूँगा इसको कोपायलट पॉपअप को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट कोपायलट पॉपअप। अब कोपायलट पॉपअप को यहाँ पर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट अपना चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा यू आर असिस्टिंग द यूज़र टू अपडेट द बैकएंड एज बेस्ट एज यू कैन, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पॉपअप असिस्टेंट, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है मुझे। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखो आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये कह रहा है नीड एनी हेल्प, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो कि भाई साहब कंटेंट को अपडेट करो, अपडेट दी फर्स्ट ब्लॉग। अब अभी ये देखो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, ये कह रहा है ई इज़ नॉट डिफाइंड। अभी एरर क्यों आ रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोपायलट किट के बैकएंड एक्शंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको ये फाइल बनानी है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर route.js बनाऊंगा, TS नहीं बनाऊंगा। तो मैंने ये कॉपी किया यहाँ पर, और API के अंदर, ऐप के अंदर हमें बनाना है API के अंदर हमें बनाना है API के अंदर हमको बनाना है कोपायलट किट और फिर route.js, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बनाना है कोपायलट किट /route.js, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दूंगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि क्विक स्टार्ट गाइड की जो हमारी API /route.js है, जो कि यहाँ पर है, इसको हमको लेकर आना है और हमें बस रन टाइम को चेंज करना है। तो मैं बस रन टाइम को चेंज करूँगा। तो ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट थी, इसको Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर रन टाइम जो है उसको रिप्लेस कर दूँगा इससे। अब देखो बेसिकली मैंने क्या किया आप लोगों को बताता हूँ, इन केस यू आर कन्फ्यूज्ड। मैंने बिल्कुल क्विक स्टार्ट वाली जो हमारी route.js है उसको लिया है, और उसको लेने के बाद मैंने क्या किया है कि जो हमारा रन टाइम है, कोपायलट रन टाइम, उसको कन्फिगर किया। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार देखो हमारा जो कोपायलट रन टाइम है वो क्या करेगा, ये एक्शंस कर सकता है। तो मैं इस एक्शन को कर दूंगा अपडेट DB, ठीक है। ये मेरा अपडेट DB नाम का एक्शन है जो कि क्या करेगा, अपडेट करेगा मेरे ब्लॉग्स को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, अपडेट द कंटेंट, अपडेट द कंटेंट ऑफ द ब्लॉग विद गिवन ID, ठीक है। अब यहाँ पर नेम है यूज़र ID, तो मैं नेम को क्या कर दूंगा, ये यूज़र ID है, एक पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम मैंने यूज़र ID कर दिया, इसको मैं रहने देता हूँ। ये ID ऑफ द पोस्ट करता हूँ और मैं इसको यूज़र ID ना करके पोस्ट ID कर दूंगा, ठीक है, या सिर्फ ID कर दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो एक हमारा पैरामीटर ये है, एक पैरामीटर मैं और बनाऊंगा जो कि होगा हमारा, क्या होगा, अपडेटेड टाइटल, और यहाँ पर दी अपडेटेड टाइटल ऑफ द पोस्ट फॉर द ब्लॉग टू बी अपडेटेड, ठीक है। और यहाँ पर दी ID ऑफ द पोस्ट टू अपडेट डेटा फॉर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ दी अपडेटेड टाइटल ऑफ द पोस्ट फॉर द ब्लॉग टू बी अपडेटेड, ठीक है, ये भी चलेगा। और इसको मैं कॉपी करके क्या करूँगा, एक तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा अपडेटेड टाइटल, एक आ जाएगा हमारा अपडेटेड कंटेंट, द अपडेटेड HTML कंटेंट ऑफ द पोस्ट फॉर द ब्लॉग टू बी अपडेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, हमारा हैंडलर यूज़र ID लेगा, अपडेटेड टाइटल लेगा और अपडेटेड कंटेंट लेगा, ठीक है। कंटेंट का C मुझे कैपिटल करना चाहिए और यहाँ भी मुझे कंटेंट का C कैपिटल करना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें लेकर क्या करेगा कि अपडेट करेगा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा प्रिज्मा को,
मैं इंपोर्ट करूँगा प्रिज्मा को और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो अपडेशन का कोड है मैं एक बार ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जो हमारा अपडेशन का कोड है वो क्या करेगा, यहाँ पर चला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अवेट प्रिज्मा डॉट पोस्ट डॉट अपडेट। और क्या अपडेट करना है मुझे अपडेटेड टाइटल और अपडेटेड कंटेंट के साथ क्या करना है कि डीबी अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो अपडेट डीबी है ना ये चला दूंगा, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर प्रिज्मा वगैरह सब इंपोर्टेड है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम प्रिज्मा ना इंपोर्ट करके क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे अपडेट डीबी फ्रॉम एक्शंस। तो मैंने एक सर्वर एक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, जिसमें कि मैं क्या करूँगा कि अपने अपडेटेड टाइटल और अपडेटेड कॉन्टेंट को इस पोस्ट आईडी से, मतलब इस पोस्ट आईडी का जो भी मेरा पोस्ट होगा उसको अपडेट मार दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आ जाता हूँ वापस और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अपडेट डीबी और यहाँ पर मैं करूँगा एक तो आईडी और दूसरी होगी यूज़र आईडी। यूज़र आईडी नहीं, मुझे आईडी लिखना चाहिए था, यूज़र आईडी नहीं है। अपडेटेड टाइटल, अपडेटेड कंटेंट। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट है, अपडेटेड टाइटल है। और ये यूज़र आईडी मुझे नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ आईडी लिखना चाहिए, सिर्फ आईडी लिखना चाहिए, यूज़र आईडी नहीं, ये सिर्फ आईडी है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अब आप देखो कि ये करके होगा क्या, कोपायलट किट अब क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन करेगा जब भी मैं कोपायलट किट को बोलूँगा। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर कमाल देखना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोपायलट किट को बोलूँगा हेलो कैन यू हेल्प मी मेक द कॉन्टेंट ऑफ थर्ड ब्लॉग ऑन रिएक्ट हुक्स बेटर। मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई साहब क्या आप मुझे इसको बेटर करने में मदद कर सकते हो। एरर आ गया यार, देखता हूँ एरर क्यों आया, ई इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी OpenAI की API की डालनी पड़ेगी, जो कि मैंने डाल दी है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो ये है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग द डेव सर्वर, हमें यहाँ पर सबसे पहले npm build और इसके बाद npm run build और दूसरी चीज़ npm रन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार प्रोडक्शन बिल्ड हमारी बन जाएगी तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब इसका रीज़न ये है कि रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता है डेवलपमेंट में, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ये कोड है 2 बार रन करता है, तो आप लोगों को प्रोडक्शन में इसको रन करना पड़ेगा अगर आप लोग इसको चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, npm रन स्टार्ट करेंगे। npm रन बिल्ड मैंने ऑलरेडी कर दिया है और अब ये मेरी प्रोडक्शन में स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हाय, और ये देखो सामने से रिप्लाई आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि कैन यू प्लीज़ चेंज दी ब्लॉग विद ID4 एंड ऐड सम मोर HTML कॉन्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ और ये कह रहा है कि कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड द अपडेटेड टाइटल, जनरेट दी कॉन्टेंट एंड टाइटल सेम। ठीक है, मैंने ये इसको बोला है। अब ये कह रहा है ठीक है भाई, टाइटल तो तुम्हारा यही है, एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों बोल रहा है ये, exploring the future of technology, will I proceed with the update for the blog post? No, I want CSS grid itself, but please write title and post properly। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये चला दिया और आप यहाँ पर देख सकते हो ये कह रहा है कि येस प्लीज़ अपडेट। ये कह रहा है कि भाई कंफर्म कर दो, क्योंकि ये एक बार बार आपसे कंफर्म करना चाहता है एक्चुअल में, क्योंकि आपके डेटाबेस में जाकर चेंजेस करेगा। तो मैं इसको बोल दूंगा येस प्लीज़ अपडेट। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि द ब्लॉग पोस्ट विद ID4 हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड टू मास्टरिंग CSS ग्रिड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। अब ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल था, रिफ्रेश करूँगा तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जाऊँगा और इसको खोलूँगा और ये देखो अभी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हो गया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो इसने जो है हमारे कंटेंट को चेंज कर दिया है। तो अगर मुझे टाइटल चेंज करना है, अपना कोई भी कंटेंट रिव्यू करवाना है, तो मैं कोपायलट किट को यूज़ कर सकता हूँ, इनके बैकएंड एक्शन को यूज़ करता हूँ और इसी को मैं अपनी एडवांस ऐप में भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी भी डैशबोर्ड में कुछ ऑटोमेट करना चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शंस मुझे जनरेट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ हो सकती हैं कोपायलट किट की सहायता से। अब गाइस, अगर आप लोग एजेंट नेटिव एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो और AI को अपनी रिएक्ट एप्स में इंटीग्रेट करवाना चाहते हो, तो आप लोगों को को एजेंट्स को जरूर चेकआउट करना चाहिए। को एजेंट्स कोपायलट किट की एक ऑफरिंग है जिसको आप लोगों को जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अपनी एजेंट नेटिव एप्लीकेशंस को अगर आप लोग को एजेंट्स के साथ बनाना चाहते हो तो मैं डॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू कैन इंटीग्रेट AI इन योर एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। सो दैट वाज हाउ यू इंटीग्रेट AI टू योर बैकएंड। क्विक ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को प्रिज्मा वगैरह का चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एंड टू एंड ऐप बनाएं जिसमें कोपायलट किट को फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों में इंटीग्रेट करें, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and I will see you next time.